नमस्कार। चलिए आज जरा 2026-27 के बजट को खंगालते हैं। मकसद सीधा सा है, ये समझना कि सरकार का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है और इससे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी बड़ी थीम्स निकलकर आ सकती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि बजट के बाद पैसा जाएगा कहाँ। देखिए, जब सरकार अपने खर्च का ऐलान करती है तो ये इकोनॉमी के कुछ हिस्सों के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है। चलिए इसी सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो समझिए, ये बजट एक तरह का मैप है। ये हमें उन सेक्टर्स की तरफ इशारा कर रहा है जहां आने वाले टाइम में अच्छी खासी हलचल देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि बजट को एक डायरेक्शनल गाइड की तरह कैसे देखें। समझिए, ये एक कंपास की तरह है जो हमें सीधे उन सेक्टर्स की तरफ ले जाता है जहां सरकारी खर्च से डिमांड बनेगी, और हाँ, जहां कंपनियों और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए नए मौके खुलेंगे। तो पहला बड़ा सेक्टर जिस पर नजर रखनी है वो है ग्रीन एनर्जी। और इस बार का फोकस ना किसी एक बड़े से प्रोजेक्ट पर नहीं है, बल्कि इसे आम लोगों के घरों तक पहुंचाने पर है। सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के लिए पूरे 22,000 करोड़ रुपए का एक जबरदस्त एलोकेशन किया है। अब ये पिछले साल के मुकाबले बहुत बड़ी छलांग है, जो साफ साफ दिखाता है कि सरकार इस मामले में कितनी सीरियस है। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये पैसा कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों की जेब में नहीं जाएगा। नहीं, बल्कि ये कई छोटे छोटे ऑर्डर्स का एक पूरा बाजार खड़ा कर देगा। इसका सीधा मतलब ये है कि सोलर पैनल, इन्वर्टर, केबल बनाने वाली कंपनियां और हाँ, इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने वाली कंपनियों के लिए भी डिमांड बढ़ने वाली है। चलिए अब अगले अहम सेक्टर पर चलते हैं, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ एलोकेशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ एक जरूरी वार्निंग भी है जिस पर ध्यान देना होगा। तो देखिए, जल जीवन मिशन के लिए 67,670 करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं। रकम तो बहुत बड़ी है, पर असली कहानी वो इस नंबर के पीछे छिपी है। यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। पिछले साल करीब 67,000 करोड़ रुपए दिए तो गए थे, लेकिन असल में खर्च हुए सिर्फ 17,000 करोड़। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? घोषणा से ज्यादा जरूरी है उसका जमीन पर उतरना, मतलब एग्जीक्यूशन। अगर इस साल ये पैसा वाकई में खर्च होता है तो पाइप, पंप, फिटिंग बनाने वाली कंपनियों और हर घर तक कनेक्शन पहुंचाने वाले बिजनेसेस के लिए जबरदस्त डिमांड पैदा हो सकती है। तो इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ सबसे जरूरी काम क्या होगा? असल खर्च पर नजर रखना। चलिए, अगला फोकस है हाउसिंग सेक्टर पर, जहां सरकार गांव और शहर दोनों ही इलाकों में स्कीम्स को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब ये स्लाइड देखिए, सरकार के इन्वेस्टमेंट की पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। पीएमएवाई रूरल के लिए करीब 55,000 करोड़ और अर्बन के लिए 26,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ रियल एस्टेट डेवलपर्स की नहीं है। सोचिए, जब घर बनते हैं तो सीमेंट, पेंट, टाइल्स से लेकर वायरिंग और सैनिटरी वेयर तक हर चीज की डिमांड बढ़ती है। मतलब ये पूरी की पूरी बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। और आखिर में चौथा बड़ा सेक्टर है पावर। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ध्यान बिजली बनाने पर नहीं, बल्कि उसे हम सब तक पहुंचाने वाले सिस्टम यानी डिस्ट्रीब्यूशन को सुधारने पर है। इसके लिए बजट में रिफॉर्म लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, जिसे RDSS भी कहते हैं, उसके लिए 14,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। अब इस स्कीम का एक ही बड़ा मकसद है, AT&C लॉस को कम करना। अगर आसान भाषा में समझे तो ट्रांसमिशन के दौरान जो बिजली बर्बाद हो जाती है, चाहे वो टेक्निकल फॉल्ट से हो या फिर चोरी से, उसे रोकना। और इस सुधार का सीधा फायदा किसे मिलेगा? स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनियों को, डिस्ट्रीब्यूशन के इक्विपमेंट बनाने वालों को और इस काम को पूरा करने वाली EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को। और लॉन्ग टर्म में देखें तो इससे पूरा पावर सेक्टर ज्यादा स्टेबल और मजबूत बन सकता है। तो हमने ये तो देख लिया कि पैसा कहाँ कहाँ जा सकता है, पर अब बड़ा सवाल ये है कि एक इन्वेस्टर के तौर पर इन बजट थीम्स को अप्रोच कैसे करना चाहिए। देखिए, बजट थीम्स को एनालाइज करते वक्त ना एक स्मार्ट अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ हेडलाइंस पर मत जाइए, असल में काम कितना हो रहा है यानी एग्जीक्यूशन, उस पर फोकस करें। बजट में क्या कहा गया और असल में कितना खर्च हुआ, उसे कंपेयर करें। और हाँ, ये भी याद रखें कि ये प्रोजेक्ट्स अक्सर कई साल तक चलते हैं। और सबसे जरूरी, सरकारी कागज और जमीन पर जो असल डिमांड बन रही है, उसके बीच का फर्क समझना होगा।
अब इन सारी एनालिसिस और स्ट्रैटेजी के बीच एक नियम ऐसा है जो सबसे ऊपर है और जिसे कभी कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और वो सलाह ये है कि अपना पूरा पोर्टफोलियो कभी भी किसी एक बजट थीम पर खड़ा मत कीजिए। किसी एक आइडिया या थीम पर हद से ज्यादा डिपेंडेंट होना हमेशा रिस्की होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने इन्वेस्टमेंट को फैला कर रखना हमेशा जरूरी है, चाहे कोई थीम कितनी भी अच्छी क्यों ना लग रही हो। तो अब इस सारी जानकारी के साथ सवाल ये उठता है कि अगला कदम क्या होगा? क्या इन थीम्स पर और रिसर्च की जाए या फिर ये सोचा जाए कि ये मौजूदा पोर्टफोलियो को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।